ओके। अच्छा, अब इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, तो डायरेक्ट हम वो स्टार्ट करेंगे क्योंकि बेसिक इन्फॉर्मेशन तो आ गई आपके पास। और जो कंफ्यूजन हो वो आप नोट्स में से देख सकते हो, स्क्रीनशॉट्स मैंने सेंड किए थे। उसमें से आप देख लेना, अगर कोई चीज़ समझ नहीं आए वैसे मैं एक्सप्लेन कर दूंगा बीच में। अच्छा, अब इसमें जो कॉन्सेप्ट है वो है रिपल टैंक। एक बेसिकली जैसे लास्ट टाइम हमने वीडियो देखी थी ना, बॉल वाली, जिसमें ये ऑब्जर्व किया था कि अगर पार्टिकल की वाइब्रेशन को देखना हो तो वो आप कैसे ऑब्जर्व कर सकते हो। ठीक है। तो उसमें हमने देखा था कि पार्टिकल्स जो है वो अप एंड डाउन वाइब्रेट करते हैं, और वेव जो है वो फॉरवर्ड ट्रैवल करती है। ठीक है। तो वो बेसिकली रिपल टैंक का वही सेटअप होता है। अब उसके बारे में कुछ इतनी डिटेल पूछता नहीं कि रिपल टैंक कैसे वर्क करता है या उसकी आप वर्किंग लिखो, तो वो सब चीजें नहीं आती। अब जो आपके पास आता है इम्पोर्टेंट, वो ये आता है कि जो रिपल टैंक से हमने कॉन्सेप्ट ड्राइव किया है, ठीक है, तो वो कॉन्सेप्ट आप किस तरह से फॉलो कर सकते हो। तो उसमें सबसे पहला जो रिजल्ट था वो ये ड्राइव किया था कि वेव्स में जो रिफ्लेक्शन होती है वो किस तरह से होती है। और सबसे पहला जो पार्ट है वो है रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स। अच्छा, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स की अगर बात करें तो नॉर्मली आपने लाइट की रिफ्लेक्शन कभी ना कभी बेसिक साइंस में पढ़ी होगी। उसमें आपने ये पढ़ा था कि लाइट जिस एंगल से आती है उसी एंगल से जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। ठीक है। तो इसमें जो है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो होता है वो सेम रहता है। ठीक है। तो अब इसमें जो ये हमें आइडिया मिला था बेसिकली, वो ये वाटर वेव्स के एक्सपेरिमेंट से मिला था, क्योंकि लाइट वेव्स तो हमें नजर आती नहीं है। तो लाइट वेव्स को आप कैसे ऑब्जर्व कर सकते हो, तो ये वाटर वेव्स जो नजर आती है इन्हीं की हेल्प से जो है वो हमने ऑब्जर्व किया था कि ये रिफ्लेक्शन इसमें किस तरह से होता है। और जो दूसरी बात है कि अब इसको ड्रॉ कैसे करेंगे और इसे हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, इसकी वर्किंग वगैरह सब चीजें। तो इसका बहुत सिंपल सा एक पैटर्न है। अब जैसे हमने वेव्स लास्ट टाइम देखी थी क्वेश्चंस में, स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट वेव फ्रंट्स बनाए थे। तो फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक बैरियर हो, यहाँ पे लेट सपोज एक बैरियर है। अब इस बैरियर का एक एंगल है स्पेसिफिक, और आपको पता है कि ये वेव जब इस पे आके हिट करेंगी तो वो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट लाजमी होंगी। अब फॉर एग्जांपल वेव जो है वो ट्रैवल करके आ रही है इस डायरेक्शन में। अब आप वेव्स ड्रॉ करोगे। वैसे तो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन होती है, मतलब एक पार्ट गिवन होगा, एक पार्ट आपने ड्रॉ करना होता है। लेकिन इन केस अगर वो आपसे दोनों खुद ड्रॉ करने को कह दें, जो कि बहुत ही रेयर होता है कि इंसिडेंट यानी जब वेव्स आएंगी और जब रिफ्लेक्ट करके जाएंगी, तो बहुत कम होता है कि वो आपसे दोनों पार्ट पूछ ले। वरना एक पार्ट बना होता है, दूसरा पार्ट वो आपसे पूछते हैं ताकि आपको एक रेफरेंस मिल जाए। लेकिन इन केस अगर आपके पास ऐसा नहीं हो, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ब्लैंक है, वो आपसे कह रहे हैं कि आप जो है वो रिफ्लेक्शन ऑफ वाटर वेव्स बनाकर दिखाओ प्रॉपर डायग्राम में। तो आपने किन किन चीज को फॉलो करना है वो आप देखना। सबसे पहली बात, अब हमने अपनी मर्जी से एक इंसिडेंट लाइन ले ली, मतलब ये जो पर्पल लाइन है ये आपको दिखा रही है कि वेव इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है। ठीक है। अब वेव इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है तो अब आप इस पे वेव्स बनाओगे। जैसे आपने बनाने शुरू किए यहाँ पर, ये वन, ये टू। अब एक चीज आपने यहाँ पर माइंड में रखनी है कि जब हम दो लाइंस बनाते हैं तो इससे आप वेवलेंथ मेजर इजीली कर सकते हो इस तरह से। तो आपने बस थोड़ा सा ये ख्याल करना होता है कि मैं नहीं कह रहा कि आप रूलर से मेजर करो। जब वो आपसे कहते हैं कि स्केल डायग्राम है, स्केल डायग्राम का मतलब होता है कि उसे मेजर किया जा सकता है रूलर से। हर डायग्राम स्केल डायग्राम गिवन नहीं होती। ठीक है। अभी जैसे हम ड्रॉ कर रहे हैं ना, अभी हम रफ ड्रॉ कर रहे हैं, स्केच कर रहे हैं बेसिकली, क्योंकि आपके पास कोई वैल्यूज गिवन नहीं है, कोई मार्किंग गिवन नहीं है।
ठीक है। तो आप फिर भी थोड़ा सा ये कोशिश करना कि सारे जो वेवलेंथ की वैल्यूज हैं वो एक जैसी हो, मतलब वेव ज्यादा छोटी बड़ी ना हो, उनके बीच का गैप ऑलमोस्ट एक जैसा हो। अभी आप ये देखो ऑलमोस्ट एक जैसा है, एग्जैक्टली सेम नहीं है, क्योंकि बिना मेजर करे बनाएंगे तो एग्जैक्टली सेम नहीं आता। ठीक है। तो अप्रोक्सीमेटली सेम होगा। अब ये वेव्स सामने की तरफ जा रही है, ठीक है, और ये बैरियर को हिट करेंगी। अब कोई भी ऑब्जेक्ट जाके जब किसी बैरियर या किसी वॉल को हिट करता है तो डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट तो होता ही है। अब वो कहाँ रिफ्लेक्ट होगा ये हमें देखना है। ठीक है। अब इसकी रिफ्लेक्शन चेक करते हैं। रिफ्लेक्शन के लिए बहुत एक सिंपल सा रूल है। आपके पास जो भी सरफेस हो ना गिवन, अब ये ब्राउन कलर है, ये हमारा सरफेस है। इस सरफेस के बिल्कुल आप परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री पर एक लाइन ड्रॉ कर ले, जो कि नॉर्मल होती है। ये आपने ड्रॉ कर ली नॉर्मल। बेसिकली नॉर्मल कहते ही 90 डिग्री को, यानी परपेंडिकुलर। ठीक है। अब ये परपेंडिकुलर वाला जो है वो आपके पास सिनेरियो आ गया। ठीक है, यानी नॉर्मल लाइन। तो आप इसे नॉर्मल कहो या परपेंडिकुलर, तो मतलब आपके पास 90 डिग्री ही बनेगा। ठीक है। इससे क्या होता है, आपको एंगल मेजर करने में आसानी हो जाती है। ठीक है। अब होगा ये कि जिस एंगल से लाइट आ रही थी या वेव्स आ रही थी, कोई भी वेव हो सकती है, वाटर वेव्स हो, लाइट हो, कोई भी हो। ठीक है। अब इसमें से लेट सपोज आप एंगल मेजर करोगे यहाँ से, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा। ठीक है। अब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आपको पता चल गया। ठीक है। अब आप रफली इसको देखते हुए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बना सकते हो। ठीक है। अभी मैं प्रोटेक्टर वगैरह कुछ भी यूज नहीं कर रहा, और विदाउट उसके हम ड्रॉ कर रहे हैं एक स्केच। अब आपने जैसे ये ड्रॉ किया, ठीक है, तो आपके पास ये वाला जो एंगल है रिफ्लेक्शन वाला, तो इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड ये दोनों सेम आएंगे। ठीक है। तो ये इसकी हिंट होती है ड्रॉ करने के लिए। तो आपके पास ये बैरियर किसी भी एंगल में गिवन हो, आपने क्या करना है, आपने जो एंगल ऑफ इंसिडेंस गिवन होगा बिल्कुल उसी के जैसा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ड्रॉ करना है। इंसिडेंस ये रहा, रिफ्लेक्शन ये रहा। ठीक है। मतलब जिस एंगल से वेव्स आकर हिट करती हैं उसी एंगल से रिफ्लेक्ट होती है। सिंपल पॉइंट आपके पास रिफ्लेक्शन का ये है। ठीक है। अब आपने बाकी क्या करना है, जैसे ये वेवलेंथ थी ना, अब फॉर एग्जाम्पल एक रेफरेंस के लिए अगर लेट सपोज ये 1 सेंटीमीटर है। ठीक है। अगेन हमने इसकी मेजरमेंट की नहीं है, सिर्फ एक रफली अगर हम स्केच करें, और फॉर एग्जांपल ये 1 सेंटीमीटर है। तो अब आपने 1 2 3 4 5 है ना, तो अब इसमें करना क्या है, आप 1 2 3, और इसको थोड़ा और एक्सटेंड कर लेते हैं। वैसे एग्जाम में वो आपको बता देते हैं कि मिनिमम कितनी ड्रॉ करनी है। ठीक है, मिनिमम वो आपसे कहते हैं कि आप 3 ड्रॉ कर दो। उसके बाद आपने जितनी ड्रॉ करनी है वो आपकी मर्जी होती है, लेकिन मिनिमम 3 होनी चाहिए। तो फिलहाल तो अभी हम बेसिक आइडिया ड्रॉ कर रहे हैं। ये रिफ्लेक्टेड होंगे। ठीक है, लास्ट वाली थोड़ी सी गैप ज्यादा हो गया, इसको कम कर देते हैं। ठीक है। तो इसका जो वेवलेंथ होगा, अभी जब हम क्वेश्चंस करेंगे ना तो उसमें आपको नंबर्स खुद ही मिल जाएंगे। अब ये भी 1 सेंटीमीटर है। तो बस आपने इस चीज का ख्याल रखना होता है, कुछ क्वेश्चंस में वो बहुत डीपली पूछते हैं आपसे, जिसमें आपने वेवलेंथ और इसको कंसिडर करना होता है। और कुछ में वो बस आपसे बोलते हैं कि आप ड्रॉ करके दिखा दो कि ये रिफ्लेक्शन कहाँ होगी। ठीक है। तो उसमें आपको इतना ज्यादा वो नहीं करना होता कि एंगल हमें मेजर करना है या नहीं करना। तो बस ये आपके पास सिनेरियो। ओके। अब ये आपके पास पार्ट हो गया रिफ्लेक्शन ऑफ वेव का। और इससे हमें बस इतना याद रखना है हमें कि एंगल ऑफ इंसिडेंस
इज इक्वल टू रिफ्लेक्शन। तो यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन रिफ्लेक्शन में? बस आपने ये नॉर्मल याद रखना है। जो भी सरफेस होता है उसके 90 डिग्री पर आपने ये लाइन बनानी होती है। सरफेस टिल्टेड हो, स्ट्रेट हो, जैसा भी हो, बस उसके 90 डिग्री पर आप ये लाइन ड्रॉ कर दो। ये नॉर्मल लाइन होती है। और एंगल हमेशा इसी से मेजर किए जाते हैं। ठीक है। तो ये आपके पास कॉन्सेप्ट हो गया। अच्छा, जो ये रिफ्लेक्शन वाला कॉन्सेप्ट है, रिफ्लेक्शन वाला कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत आसान है। ठीक है। अब आते हैं रिफ्रैक्शन पे। रिफ्रैक्शन इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिफ्रैक्शन के क्वेश्चन रिफ्लेक्शन से काफी सारे आते हैं कंपैरिजन में, अगर आप देखो, क्योंकि रिफ्लेक्शन आसान है। इसमें बस इतनी सी इंफॉर्मेशन थी, रिफ्लेक्शन कंप्लीट हो गया। लेकिन जो रिफ्रैक्शन होगा, यानी जो लाइट बैंड होती है, अभी क्योंकि हम वाटर वेव्स में ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, लेकिन लाइट का बीच में वर्ड आ रहा है, तो वो इसलिए क्योंकि नेचुरली जब आप सराउंडिंग में ऑब्जर्व करते हो, तो आप लाइट को नॉर्मली ऑब्जर्व कर रहे होते हो। ठीक है। अब इसकी एग्जांपल अगर आप देखो, तो जैसे स्विमिंग पूल में आपने देखा होगा कोई ऑब्जेक्ट पड़ा होता है, तो एग्जैक्टली जो उसकी पोजीशन होती है वो आपको वाटर के थ्रू एग्जैक्टली नजर नहीं आती। ठीक है। और जैसे अगर आप ग्लास में पेंसिल को रखो, आपके पास ट्रांसपेरेंट ग्लास है, आपने उसको आधा भरा पानी से, तो उसमें पेंसिल को रख दिया आपने। अब आप पेंसिल या स्ट्रॉस में रखते हो तो वो आपको ऐसे लगता है बीच में से ब्रोकन है। उसका ऊपर वाला पीस अलग दिख रहा होता है, नीचे वाला पीस अलग दिख रहा होता है। ठीक है। ये सबने एक्सपीरियंस किया ही होगा। ठीक है। अब ये होता किस वजह से? ये होता है लाइट बेंड हो जाती है जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। ठीक है। अब देखो, लाइट की एग्जांपल बार बार इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि वो आपने ऑब्जर्व की होती है। अब मैं वाटर वेव्स के बारे में ये बताऊंगा तो आप बोलोगे पता नहीं ऐसा होता भी है या नहीं। तो इस वजह से, क्योंकि जो प्रॉपर्टी वाटर वेव के लिए होगी वो हर वेव के लिए होती है, चाहे आप कोई सी भी ले लो। ठीक है। अच्छा, अब इसमें दूसरे पार्ट पे आते हैं, रिफ्रैक्शन पे। रिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स। अच्छा, अब जो रिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स है बेसिकली, अभी जैसे हमने बात की कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, तब उसकी डायरेक्शन चेंज होती है। तो इसका मतलब ये है कि अगर वाटर वेव्स को भी आपने रिफ्रैक्ट करवाना है, तो उसका मीडियम चेंज करना पड़ेगा, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। अब आप सोचोगे कि वाटर तो पहले ही मतलब एक मीडियम है, तो उसका हम मीडियम कैसे चेंज कर दें? मतलब वाटर को हम क्या उसमें ऑयल मिक्स कर दें या क्या करें कि उसकी जो है मीडियम चेंज हो जाए? तो हमें इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। आपने सिंपल करना ये है कि आप दोबारा से स्विमिंग पूल की एक एग्जांपल अगर कंसिडर करो, उसमें आपने देखा कि जहां पर स्टेयर्स होती है, स्टेयर्स वाली साइड जो होती है वो लेस डीप होती है, मतलब वो कम डीप होती है। और जहाँ पे स्टेयर्स नहीं होती वहां पे वाटर की डेप्थ बढ़ जाती है। ठीक है। तो उससे क्या होता है कि जो स्टेयर्स वाला पार्ट था वो शैलो कहलाने लग जाता है। ठीक है। और जहाँ पे स्टेयर्स नहीं है, वो वाला पार्ट जो है वाटर का, वो डीप वाटर हो जाता है। ठीक है। जैसे आप सी साइड पे जाते हो, अब आप एंटर होना शुरू करोगे, ठीक है, जैसे ही सी सरफेस में, तो शुरू में शैलो होगा क्योंकि आपके ग्राउंड पे पाँव वहां पर लग रहे होंगे, तो इसका मतलब है वहां पे वाटर का लेवल कम है, शैलो। आप जितना आगे जाते जाओगे लेवल बढ़ता जाएगा, वाटर डीप होता जाएगा। तो ये शैलो से डीप की आपके पास एग्जांपल है, सिंपल। और मीडियम चेंज हो गया। ठीक है। क्योंकि जब लाइट ग्लास के थ्रू जा रही थी ना, तो लाइट पहले एयर में थी, वो गई ग्लास में, जो वाटर ग्लास था। फिर ग्लास के बाद उसे वाटर मिला, लिक्विड। अब वो एक नया मीडियम है, एयर, एयर से सॉलिड, सॉलिड से लिक्विड। अब तीन अलग स्टेट्स में गई है लाइट, तो इसलिए उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। अब वाटर वेव्स के लिए क्या है, पहले वो वेव्स आप देखते हो सी साइड पे जो जनरेट होती है, वो डीप वाटर से जनरेट होकर आती है।
और जैसे जैसे वो कॉर्नर तक पहुंचती है वो शैलो वाटर की तरफ आ रही होती है, और वहां पर उसकी स्पीड भी स्लो हो जाती है, उसका साइज भी छोटा हो जाता है, और उसकी वेवलेंथ भी कम हो जाती है। राइट, ये सबने ऑब्जर्व किया होगा। ठीक है, तो वो रिफ्रैक्शन होता है बेसिकली। ठीक है, अब सिंपल वर्ड्स में तो हमने ये देख लिया, लेकिन जब हम इसे ड्रॉ करेंगे और जो डायरेक्शन चेंज होती है इसकी, वो डायरेक्शन कैसे पता चलेगी, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने तो पेपर पर ड्रॉ करना है। तो उसके लिए हमें कुछ ना कुछ हिंट होनी चाहिए कि अगर ये डायरेक्शन गिवन हो तो इसको हमने कैसे ड्रॉ करके दिखाना है। तो बेसिकली हुआ यहाँ पर ये कि आप इसे डिफाइन कर सकते हो, चेंज इन स्पीड ऑफ अ वेव। अच्छा, ये हमारे पास सिंपल रिफ्रैक्शन को आप इस तरह भी डिफाइन कर सकते हो, इसकी डेफिनेशन क्योंकि आती नहीं है, लेकिन फिर भी अगर इनकेस वो आपसे पूछे तो आप इस तरह डिफाइन कर दो, सिंपल मेथड यही है। अच्छा, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि रिफ्रैक्शन होगी कब, जब मीडियम चेंज होगा। अब क्योंकि हम वाटर की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर लिखेंगे फॉर वाटर इट अकर्स व्हेन वेव्स ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। ठीक है, तो ये बात आपने याद रखनी है कि इसमें मीडियम का चेंज होना बहुत जरूरी है। अच्छा, पहले जो अभी तक हमने डिस्कस किया है उससे रिलेटेड जो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है पहले वो लिख लेते हैं, फिर डायग्राम्स में जाते हैं। अब हमारे पास जो पॉइंट्स हैं जो आपने फोकस करने हैं अपने एग्जाम से रिलेटेड, जो वो आपसे पूछते हैं। पहली बात तो ये कि डेप्थ तो जाहिर सी बात है, आपको जनरली पता ही होगी कि शैलो में कम होगी, डीप में ज्यादा होगी। उसके बाद आपको स्पीड का आइडिया होना चाहिए, स्पीड के बारे में पूछेंगे वो। और फिर वेवलेंथ का पता होना चाहिए। और चौथी चीज वो आपसे पूछेंगे फ्रीक्वेंसी। अब ये सारे फैक्टर्स आपने कंपेयर करने हैं, और कंपेयर किस किस में करने हैं, सबसे पहले डीप वाटर में, और फिर शैलो में। अच्छा, डीप वाटर में सिंपल सी बात है, डेप्थ ज्यादा होगी। तो अगर आप डीप की तरफ जा रहे हो तो डेप्थ बढ़ जाएगी। ये वाटर की बात हो रही है। ठीक है, आप इसको मैनुअली अपने पर अप्लाई करके अगर सोचोगे तो फिर ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ऊपर हमने लिखा हुआ है कि वाटर की बात हो रही है अभी फिलहाल। स्पीड की अगर हम बात करें तो स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। और वेवलेंथ की अगर बात करेंगे तो वेवलेंथ भी इंक्रीज हो जाएगी। अच्छा, फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी सेम क्यों होगी, इसकी कोई लॉजिक बता सकता है? अच्छा, इसमें बेसिकली कंफ्यूजन यही होता है कि हमें बाकी सारे फैक्टर्स तो समझ आ गए, लेकिन ये समझ नहीं आता कि ये फ्रीक्वेंसी सेम क्यों है। फ्रीक्वेंसी सेम हमेशा इसलिए होती है, इसमें आप याद रखना, चाहे आप लाइट टॉपिक कर रहे हो, साउंड टॉपिक कर रहे हो, या ये सिंपल वेव्स वाला कर रहे हो। ठीक है, तो इसमें हमेशा सोर्स को देखा जाता है। ठीक है,
जो फ्रीक्वेंसी है ना वो सोर्स पे डिपेंड करती है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन थी नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट टाइम। ठीक है, फ्रीक्वेंसी की हमने डेफिनेशन लिखी थी नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट टाइम। अब एक टॉर्च लाइट है, लेट्स सपोज, अब टॉर्च लाइट एक सोर्स है, वो लाइट जनरेट कर रही है। अब वो लाइट आगे जब ट्रेवल करेगी, तो जो उसका मेन सोर्स है जैसा वो जनरेट करेगी वैसा ही वो आगे जाएगी। राइट, बीच में कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब है कुछ ऑल्टरेशन हो नहीं सकती। इस वजह से फ्रीक्वेंसी सेम रहती है। मतलब आपने 10 वेव्स जनरेट की थी, वो 10 की 10 आगे जाएंगी। अब वो स्लो जाए फास्ट जाए, उनका साइज छोटा हो जाए बड़ा हो जाए, वो एक अलग सिनेरियो है। लेकिन जाएंगी 10 की 10। अब वो थोड़े डिस्टेंस पे जाए ज्यादा पे जाए, वो एक अलग बात है, वो उनकी स्पीड पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी के बारे में अगर, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन होता है कि सारी चीजें तो चेंज हो रही है, ये क्यों चेंज नहीं हो रही। ठीक है, ये डिपेंड करती है सोर्स पे। इट डिपेंड्स अपॉन सोर्स। ठीक है, क्योंकि लाइट चैप्टर में भी आपको ये चीज हेल्प करेगी, क्योंकि अक्सर कभी ना कभी क्वेश्चंस में आपको ये सवाल माइंड में आ जाता है कि फ्रीक्वेंसी चेंज क्यों नहीं हो रही है, तो कभी पूछा ही नहीं। और शैलो की अब बात करें, तो अगेन शैलो में भी ये सेम ही होगी, क्योंकि जब वहाँ चेंज नहीं होगी तो यहाँ भी चेंज नहीं होगी। अब चेंज क्या क्या हो रहा है, डेप्थ डिक्रीज हो गई। अब वो 10 की 10 वेव्स आगे गई, लेकिन उनकी डेप्थ कम हो गई, स्पीड उनकी स्लो हो जाएगी, और वेवलेंथ भी छोटी हो जाएगी उनकी। पहले बड़ी वेव्स जनरेट होती हैं, फिर आगे जैसे जैसे वो ट्रैवल करती है आती हैं। जैसे साउंड आप ले लो, ठीक है, आप स्पीकर के क्लोज बैठे हो आपको साउंड बहुत ज्यादा सुनाई देगा, आप सबसे पीछे बैठोगे आपको आवाज इतनी कम आएगी। ठीक है, वेवलेंथ जो है वो वहां तक आते आते कम हो जाती है। फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, ठीक है, लेकिन आवाज की इंटेंसिटी आपको कम आती है। वो बाकी फैक्टर्स चेंज हो जाते हैं, लेकिन फ्रीक्वेंसी सेम रहती है। ठीक है, अब इसके लिए एक सिंपल सी, जैसे आप डायग्राम बाद में याद रखने के लिए, अभी तो हमने जैसे डिस्कस कर लिया तो अभी तो हमें याद हो गया, लेकिन बाद में भूल जाते हैं कि हमने यहाँ पर डिस्कस कैसे किया था ये चीज़। अब फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक वाटर टैंक है सिंपल, और इसमें जो है वो वाटर वेव्स आ गई यहाँ पर। अब इसमें आपने डेप्थ चेंज करनी है। अब आप बोलोगे अब ये तो पूरा यूनिफॉर्म है, अब क्या करें, टैंक को बीच में से तोड़ दें या क्या करना चाहिए इसमें। तो सिंपल सा काम ये करना है आपने, आपको जहाँ डेप्थ चेंज करनी है ना, आप वहाँ ब्लॉक रख दो। आपने यहाँ पर ब्लॉक रख दिया, अब ऑटोमेटिक डेप्थ चेंज हो गई। ठीक है, यहाँ से आप कंपैरिजन करो, तो यहाँ पर वेव्स आपको थोड़ी सी अलग मिलेगी। यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर वेव का पैटर्न कुछ अलग होगा, फिर आगे जाएंगी तो वेव का पैटर्न फिर से डिफरेंट हो जाएगा। तो ये सिंपल सा आप काम कर सकते हो, जिससे आपके पास डेप्थ ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगी। तो आपको कुछ भी इतना एडिशनल करने की जरूरत नहीं है। और जैसे हमने लास्ट टाइम वो वीडियो देखी थी, तो उसमें आपने देखा था एक डिवाइस कनेक्ट कर देते जो कंटिन्यूसली ऑसिलेशन करती रहती है, ताकि यूनिफॉर्म पैटर्न आपको मिलता रहे। क्योंकि मैनुअली करेंगे तो मैनुअली हमारे पास एरर आ जाता है, कभी कम कभी ज्यादा का। तो इसलिए आप वो डिपर लगा देते उसमें, जो कि कंटिन्यूसली आपको एक जैसी वेव्स जनरेट करके देगा। खैर वो जो भी डिवाइस हो वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है अभी फिलहाल, क्योंकि हमने उसको नहीं देखना कि वो कौन सी डिवाइस होनी चाहिए। बस हमें ये देखना है कि वेव्स कैसे जनरेट हो रही है। अब आते हैं मेन कॉन्सेप्ट पे, कि आपने ड्रॉ कैसे करना है। ये तो सारी बेसिक इंफॉर्मेशन हो गई। ठीक है, अब इसको जो ड्रॉ करने वाला सिनेरियो है, ड्रॉ करने वाला सिनेरियो कुछ इस तरह का है। सबसे पहले इसको प्लेन ड्रॉ करके देखते हैं। अब इसको प्लेन बिल्कुल ड्रॉ करके देखेंगे तो वो कुछ इस तरह की होगी। लेट सपोज जैसे हमने स्ट्रेट लाइंस अभी बनाई थी, वो स्ट्रेट लाइंस का पैटर्न फॉलो करेंगे। और लेट सपोज आपके पास वेव्स ट्रैवल करके आ रही है लेफ्ट साइड से और वो जा रही है राइट साइड पे।
अब एक रफली अगर आप देखो तो हम एक जैसी वेवलेंथ बनाने की यहाँ पर कोशिश करें, तो ये तकरीबन एक जैसी वेवलेंथ है। ठीक है। और जब ये दूसरे मीडियम में जाएगी, अब लेट सपोज मीडियम चेंज करने के लिए हम यहाँ पर एक लाइन मार्क कर देते हैं। यहाँ पर आपने मीडियम चेंज कर दिया। इससे पहले पहले मीडियम कुछ और है, इसके बाद मीडियम कुछ और है। अब लेट सपोज ये है डीप, और ये है शैलो। अब कभी कभार ऐसी डायग्राम भी आ जाती है, या पास पेपर में मिल जाएगी आपको, कि वेव जो है वो डीप से शैलो में जा रही है, तो इसका बाकी जो शैलो में पार्ट है वो आपने कंप्लीट करना है। ठीक है। अब शैलो में होगा क्या, कि ये जो वेव्स है ना ये एक दूसरे के क्लोज आ जाएंगी। और वो क्लोज इस तरह से आएंगी कि आप इनका जो गैप है ना वो कम कर दो, तो ऑटोमेटिक आपको पता चल जाएगा आपने वेवलेंथ को श्रिंक कर दिया। उस तरह से। अभी इसमें हमने डायरेक्शन की बात नहीं की, ये हम अभी जैसे आप ऊपर से ऑब्जर्व करोगे फ्लैट, तो कुछ आपको इस तरह का पैटर्न नजर आएगा। और इससे आपको ये भी क्लियर हो जाएगा कि पहले जो वेवलेंथ है वो यहाँ पर इस तरह से है, इसके इक्वल। और अब जो वेवलेंथ है वो बहुत छोटी हो गई है पहले से। ठीक है। और अभी हमने डायरेक्शन की बात नहीं की, क्योंकि डायरेक्शन जाहिर सी बात है चेंज होगी, जो कि हमने अभी ड्रॉ नहीं की। अब इसमें डायरेक्शन पे आते हैं कि अगर डायरेक्शन वाइज ड्रॉ करनी हो डायग्राम तो वो कैसे ड्रॉ करें। ठीक है। अब डायरेक्शन के लिए सबसे पहला पैटर्न आप ड्रॉ करोगे, पैटर्न नंबर 1। अब पैटर्न नंबर 1 में लेट सपोज बैरियर की जो पोजीशन है, इसमें मसला आता है बैरियर की पोजीशन का। मतलब वो आपको क्वेश्चन दे देते हैं, आपको पता है लाइट बेंड करनी है, लेकिन वो बैरियर की पोजीशन चेंज करते हैं, मतलब मीडियम की। फिर उसमें कंफ्यूजन हो जाता है कि इसको ड्रॉ कैसे करें। अब फॉर एग्जाम्पल ये उन्होंने ड्रॉ करके दिया इस तरह से, और वेव्स वही लेफ्ट साइड से ट्रैवल करती हुई आ रही है यहाँ पर। अब ये इनका वेवलेंथ है। और इसी तरह की डायग्राम आपको क्वेश्चन में मिलेंगी ज्यादातर, क्योंकि स्ट्रेट वाली तो सिंपल है ना, वो तो कोई भी ड्रॉ करके बता देगा इजीली। और इसकी जो डायरेक्शन है वो अभी बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है, सामने की तरफ। अच्छा, अब जब दूसरी साइड पर जाएगी ना, अब दूसरी साइड पर जा रही है, दूसरी साइड पर है शैलो वाटर, ये था डी। दूसरी साइड पे शैलो वाटर है। अब जब शैलो वाटर में जाएगी ना, तो उसका एक आसान तरीका याद रखने का ये है कि जो बैरियर का फेस जिस एंगल में होगा ना, उसी एंगल में आप वेव को ड्रॉ कर दो। ठीक है। अभी आप देखो कि ब्राउन जो कलर है, असल में वो बैरियर, जो वर्ड हम यूज कर रहे हैं ना बेसिकली, वो बैरियर इन दोनों के बीच में सेपरेशन दिखा रहा है। ठीक है, वो बैरियर नहीं है बेसिकली, वो बीच में मीडियम का जो चेंज जहां पर आ रहा है, तो उसके बीच में वो लाइन है। ठीक है, मतलब यहाँ पे हमने कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट नहीं रखा, क्योंकि फिर हमारे माइंड में होगा कि यहाँ पर जो है वो सॉलिड ऑब्जेक्ट है, तो वेव्स दूसरी तरफ कैसे चलेगी, ब्लॉक क्यों हुई। ठीक है। तो बैरियर का मतलब ये था कि यहाँ से जो है वो आगे डेप्थ चेंज हो गई। ठीक है। तो जब डेप्थ चेंज होगी, तो जो आपको ये रेफरेंस लाइन दी होती है ना, जहाँ पे मीडियम चेंज हो रहा है, आप उसी की डायरेक्शन में उसे बेंड कर दो। अब जैसे आप देखो ये थोड़ा सा डाउनवर्ड डायरेक्शन में लीन कर रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन की तरफ इसका फेस आ रहा है, तो आप वेव्स को भी थोड़ा सा डाउनवर्ड बेंड कर दो इस तरह से, आपको ऑटोमेटिक पैटर्न मिल जाएगा। ठीक है। ऊपर से थोड़ी कम कर देंगे, फिर और क्लियर पैटर्न हो जाएगा। तो अब वेव्स जो है वो यहाँ पर बेंड होकर इस डायरेक्शन में आना शुरू हो गई, और ये शैलो का पैटर्न है। ठीक है, यहाँ तो कोई कंफ्यूजन।
अच्छा, इसमें बस एक चीज का ध्यान और रखना है कि वेवलेंथ छोटी होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं अलग से लिख देता हूँ यहाँ पर। इसकी वेवलेंथ, अगर वेवलेंथ 1 है तो इसकी वेवलेंथ 2 होगी, और वेवलेंथ 1 हमेशा इसमें ग्रेटर होगी वेवलेंथ 2 से, क्योंकि ये हम ऊपर लिख चुके हैं यहाँ पर। ठीक है, वेवलेंथ डीप में ज्यादा होगी, शैलो में कम होगी। अभी क्योंकि मार्किंग किए बगैर हम ड्रॉ कर रहे हैं, तो इसलिए मैंने फिर भी यहाँ अलग से लिख दिया है। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है, इसको स्किप नहीं करना। ठीक है। अब इसमें हम ये करते हैं कि डायरेक्ट मैं आपको क्वेश्चंस में से दिखाता हूँ इसकी डायग्राम्स, और बाकी पार्ट जो होंगे वो आपको वहीं समझ आ जाएंगे कि इनको कैसे ड्रॉ करना है। ठीक है, तो इसमें हम क्वेश्चन देखते हैं। तो लेटेस्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं पहले। अच्छा, आपको ज्यादातर क्वेश्चन ना इसमें लाइट और लेंसेज के नजर आएंगे। और ये वाला जैसा पार्ट है, अब इसमें आप देखो हाफ वेव गिवन है, तो मतलब आपको हाफ पैटर्न पता है, अब बाकी हाफ कंप्लीट करना है। इसमें वेव क्रस्ट है, डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल है फॉर वाटर वेव अप्रोचिंग अ बैरियर इन अ लार्ज रिपल टैंक। ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल गिवन है, और अब आप देखो वेवलेंथ उन्होंने क्लियरली बताई है 1.6 है। ठीक है। अब आपने करना क्या है, डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल बतानी है रिफ्लेक्टेड वेव की, और इसमें 3 सक्सेसिव रिफ्लेक्टिव वेव फ्रंट्स ड्रॉ करने हैं। ठीक है, मतलब वही 3 आपने रिफ्लेक्शन शो करनी है कि वेव्स कहाँ जाएगी। अच्छा, अब इसमें होगा ये, अब उन्होंने लिखा हुआ है वेवलेंथ ऑफ द वेव इज 1.6 सेंटीमीटर। ठीक है। अब 1.6 सेंटीमीटर का मतलब ये हुआ कि अगर आप अभी तो खैर स्क्रीन पर मेजर करोगे तो रीडिंग कुछ और आएगी, लेकिन जब आपके पास ये हार्ड कॉपी में प्रिंटेड फॉर्म में होगा तो फिर ये एग्जैक्टली 1.6 सेंटीमीटर होगा। ठीक है। अब ये 1.6 सेंटीमीटर वैसे तो उन्होंने लिख दिया, लेकिन हम इसको इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि हम बोलते हैं हमें तो ड्रॉ करना है ना, तो नंबर हमारे किस काम का। तो नंबर का काम ये है कि ये जो डिस्टेंस होगा ना पूरा इन दो के बीच में, ये 1.6 सेंटीमीटर होगा। ठीक है। तो सबसे पहला काम आप नॉर्मल ड्रॉ कर लो। ठीक है। आपने यहाँ से एक नॉर्मल लाइन ड्रॉ की बिल्कुल 90 डिग्री पे, यानी बिल्कुल परपेंडिकुलर। ये नॉर्मल आ गई। ठीक है। और इसको लिखना या बताना जरूरी नहीं होता, ये रेफरेंस लाइन होती है, अंडरस्टूड होता है कि एंगल इसी से मेजर किया जाएगा। अब जितना एंगल आपको यहाँ नजर आ रहा है ना, तो आप प्रोटेक्टर से वही एंगल यहाँ कंसिडर कर लो। ठीक है। इससे होगा कि प्रोटेक्टर कंपास लाइट वेव सेक्शन के लिए आप ये चीजें रखना, तो आपको ड्रॉ करने में बहुत आसानी होगी। अब जैसे मैंने दोनों साइड पर एक रफली एंगल को मार्क किया, और आपके पास अगर इनकेस नहीं भी हो तो आप एस्टिमेटेडली ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, कि दिखने में, अब ये देखो दिखने में ऑलमोस्ट एक जैसे एंगल लग रहे हैं, इतना ज्यादा फर्क नहीं है। ठीक है। तो अगर आप रफ ड्रॉ कर रहे हो, इनकेस आपके पास प्रोटेक्टर नहीं है एंगल मेजर करने के लिए, तो आप इतना एंगल में डिफरेंस नहीं लेकर आना कि देखकर क्लियरली पता चल जाए कि डिफरेंस है। अब जैसे ये दो एंगल है ना, ये ऑलमोस्ट एक जैसे लग रहे हैं। ठीक है, तो इनमें इतना ज्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि उन्होंने कहा भी नहीं है कि एग्जैक्टली आप मार्क करके और इस तरह से ड्रॉ करो। लेकिन फिर भी ये कि आप प्रैक्टिस रखोगे तो याद रहेगा, वरना फिर आप भूल जाते हो बाद में, फिर किसी क्वेश्चन में आता है। अच्छा, वैसे नॉर्मली तो आपको पता है साइंटिफिक कैलकुलेटर होगा, और डायग्राम के लिए सारी डायग्राम्स पेंसिल से बनेंगी, पेन से नहीं बनानी, पेंसिल से बनाना है। और साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउ होगा। बाकी वेव सेक्शन के लिए ना, प्रॉपर डायग्राम ड्रॉ करने के लिए आप प्रोटेक्टर और कंपास ले जाना अलाउ होता है, इसमें कोई मसला नहीं है। इससे डायग्राम्स अभी आप देखोगे ना आगे आगे भी टॉपिक्स में, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि उससे ड्रॉ करना ज्यादा आसान होगा, क्लीन बन जाएगी। अब डिपेंड करता, हो सकता है ड्रॉ वाला क्वेश्चन ना भी है,
लेकिन अगर आ जाता है तो आपको खुद के लिए आसानी हो जाएगी, क्योंकि अभी कुछ डायग्राम में कर्व लाइंस भी बनानी पड़ती। ठीक है। हाँ, बस इन दोनों की जो है वो जरूरत पड़ेगी, वो भी मतलब 1% किसी क्वेश्चन में अगर आ जाए तो, अदरवाइज वो भी नहीं पड़ेगी जरूरत। अब आप देखो रूलर यहाँ पे इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि आपने पहली लाइन ड्रॉ की ना। अब उन्होंने कहा था 1.6 सेंटीमीटर, तो आपने पहले क्या करना है, यहाँ पे 1.6 सेंटीमीटर मेजर करके रखना है कि 1.6 सेंटीमीटर कहाँ पूरा हो रहा है। ठीक है, अगेन मैं रफ मार्किंग कर रहा हूँ क्योंकि मैंने स्क्रीन पे जूम इन किया हुआ है, तो मेरे पास इन दोनों का गैप कुछ और ही आएगा। लेकिन सिर्फ याद रखने के लिए मैं फिर भी हाईलाइट कर रहा हूँ यहाँ पर। ये भी आपके पास उतने ही गैप का होना चाहिए। ठीक है, जितना वहां था उतना ही यहाँ पर होगा, क्योंकि इसमें वेवलेंथ चेंज नहीं होगी। आप देखो हमने रिफ्लेक्शन में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा कि वेवलेंथ चेंज होगी या नहीं होगी। तो अगर आप यहाँ पर बात करते हैं वेवलेंथ की, और फ्रीक्वेंसी की, और स्पीड की, तो वेवलेंथ जो है वो सेम रहेगी, क्योंकि मीडियम चेंज नहीं हो रहा ना। फ्रीक्वेंसी भी सेम रहेगी, क्योंकि मीडियम चेंज नहीं हो रहा। ठीक है, स्पीड भी। अच्छा, डायरेक्शन तो चेंज होगी, वो तो अंडरस्टूड सी बात है रिफ्लेक्शन वर्ड से। अब इसमें डिक्रीज क्या होगा, इसमें डिक्रीज होगा एम्पलीट्यूड। मतलब जो इंटेंसिटी होती है ना, पहले पार्टिकल्स ज्यादा हाई वाइब्रेट कर रहे थे, अब उनकी हाइट थोड़ी सी कम हो जाएगी, तो ये डिक्रीज हो जाएगा। क्योंकि जाहिर सी बात है एनर्जी कंज्यूम हो रही है, तो वो कहीं ना कहीं वेस्ट भी तो होगी, जो यूजफुल नहीं होगी। तो ये डिक्रीज होता है बस, तो इस वजह से इसमें हमें वेवलेंथ सेम बनाना पड़ेगा यहाँ पर। और उन्होंने कहा है 3 बनाने हैं, तो बस आसान है, 2 बार मेजरमेंट करनी है रूलर से 1.6 की, और ये पूरे आपके पास 3 हो गए। ठीक है। हाँ, तो कोई confusion? ठीक है, रिफ्लेक्शन इजी है। रिफ्लेक्शन में मसला नहीं है, इसलिए एक ही बार आप इसको प्रॉपरली समझ लोगे तो इसमें कोई मसला ही नहीं है। और ये अभी लाइट में दोबारा भी आएगा, लाइट चैप्टर में बिल्कुल सेम फॉलो स्टेप्स करने पड़ेंगे। तो ये आपको प्रैक्टिस से जो है वो आ जाएगा, क्योंकि इसमें ऐसी चीज है, डायग्राम बेस है। मतलब मैं आपको जितने ही डायग्राम अच्छे बनाकर दिखा दूं, जब तक आप खुद ड्रॉ नहीं करोगे आपको कैसे पता चलेगा कि आप खुद भी ड्रॉ कर पा रहे हो या नहीं। क्योंकि देखने में तो आसान ही लग रहा है, लेकिन ड्रॉ करते वक्त फिर माइंड में कुछ ना कुछ ऐसा आ ही जाता है कि मेजरमेंट कैसे ली थी। ठीक है। तो खैर, ये तो अभी पहला पार्ट था। एक और पार्ट देखते हैं इसमें। अच्छा, ये जो अभी हमने रिफ्लेक्शन वाला पार्ट किया है, ये वाला, ठीक है, इसका जो सेकंड पार्ट है ना बेसिकली वो डाइफ्रैक्शन है। मतलब वो वाला कॉन्सेप्ट अभी हमने डिस्कस नहीं किया, तो इसलिए इसका अभी हम सेकंड पार्ट नहीं कर रहे। ठीक है, वो डाइफ्रैक्शन के साथ करेंगे, क्योंकि अभी वो हमने डिस्कस नहीं किया। इससे पहले हम रिफ्रैक्शन डिस्कस करते हैं। मैं इसके साथ आपको स्क्रीनशॉट भी भेज देता हूँ ताकि हमें ये याद रहे, क्योंकि ये डायग्राम अभी हमने डिस्कस नहीं की। तो हम दूसरा क्वेश्चन ढूंढते हैं। अब अभी देखो लाइट और लेंस के इतने सारे पार्ट्स हैं इसमें, लेकिन अगेन उसके लिए वेव्स की बेसिक्स पता होनी जरूरी है, वरना लाइट भी सॉल्व नहीं होगा आपसे। अब ये ऊपर वाला 6 क्वेश्चन है, इसका फर्स्ट पार्ट अगेन डायफ्रैक्शन है, अभी हम डायफ्रैक्शन को स्किप करेंगे। तो इसका पहले सेकंड पार्ट प्रैक्टिस करते हैं। उसमें वो बाउंड्री वाला सिनेरियो है, रिफ्रैक्शन वाला। इसमें लिखा हुआ है फिगर 6.2 शोज ट्रस्ट ऑफ अ प्लेन वाटर वेव इन अ डीप वाटर अप्रोचिंग अ रीजन ऑफ शैलो वाटर। अब आप देखो सेम डायग्राम है, ठीक है। यहाँ पर जो है वो डीप वाटर से शैलो वाटर में जाएंगे, और द वाटर वेव मूव्स मोर स्लोली इन अ शैलो वाटर। अब इसमें क्या होगा, 3 ट्रस्ट है,
और दूसरी बात ये, डायरेक्शन। अब आप देखो 3 मार्क्स आपको डायरेक्शन और ड्रॉ करने के मिल रहे हैं। अभी जैसे हमने डिस्कस किया था कि जहां पर आपको बैरियर दिया जाएगा, उस बैरियर की डायरेक्शन में आपने वेव्स को बेंड करना है। ठीक है। अब आप देखो सेम डायग्राम उन्होंने दी है अभी, जैसे अभी हमने यहाँ डिस्कस की थी। तो आपने सेम अभी कॉपी पेस्ट करना है कि आपने इन वेव्स को बेंड करना है। अच्छा, इसमें कोई वो रूल नहीं होता कि वेव स्टार्ट कहाँ से करें, फर्स्ट से, सेकंड से, मिड से, कहाँ से, वो आपकी मर्जी है। बस आपने इसको थोड़ा सा डाउनवर्ड बेंड किया, और जो वेव्स बैरियर पर आ गई हैं उनकी कंटिन्यूएशन बना दो आप। और उसके आगे आपकी मर्जी, आप उनकी जितनी भी हाइट रखना चाहो वो रख सकते हो। ठीक है। तो इससे आपको डायरेक्शन, पहले देखो आप बिल्कुल हॉरिजॉन्टल थी, अब वो नीचे की तरफ बेंड हो गई यहाँ पर। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये, क्योंकि अब उन्होंने मेजरमेंट सब बनाकर दी हुई है ना, तो आप ये चेक कर सकते हो कि वेवलेंथ यहाँ पर कितनी थी, और आगे आपने जो ड्रॉ की है वो कितनी है। ठीक है। अब आप यहाँ पर देखो हमने वेवलेंथ को छोटा कर दिया यहाँ पर। ठीक है। अब आप देखो बस ये इतने से पार्ट के 3 मार्क्स थे, और ये पुराने कोई क्वेश्चन नहीं है, 22 23 के क्वेश्चन है। तो ऐसा भी नहीं है कि बहुत पुराने क्वेश्चन हो, तो पुराने पेपर में तो क्वेश्चन थोड़े से इजी होते थे। अब काफी सारे रिसोर्सेज इजीली अवेलेबल हैं, तो वो थोड़ा सा क्वेश्चंस को, उसकी डिफिकल्टी लेवल को भी अपग्रेड कर देते हैं। तो ये रिफ्रैक्शन से रिलेटेड हो गया। एक और डायग्राम ढूंढते हैं इसी तरह की। अच्छा, अब ये वाला जो पार्ट है, स्टेट टू वेज इन विच ट्रांसवर्स वेव डिफर्स फ्रॉम लॉन्गिट्यूडल। तो ये आपके पास नोट्स में लिखे हुए हैं। ये वाले डिफरेंस हमने इसलिए डिटेल में लिखे थे क्योंकि ये भी एग्जाम में आपके पास आते हैं। और मैं दिखा देता हूँ, आपके पास ये लिखे हुए, ये बल्कि ये देखो। ठीक है, एक आपने डेफिनेशन लिख दी और दूसरे में एग्जाम्पल लिख दी। या आपने ये लिख दिया कि ट्रांसवर्स में क्रस्ट और ट्रफ होता है, लॉन्गिट्यूडनल में कंप्रेशन रेयरफेक्शन होता है। एक तो डेफिनेशन ही आ जाएगी। एक में फिर आप लिख दो कि ट्रांसवर्स में क्रस्ट और ट्रफ होते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ क्रस्ट एंड ट्रफ। और लॉन्गिट्यूडनल में ये इनके अलग अलग पॉइंट्स हैं, जैसे आप ये देखो ये एक अलग पॉइंट है, फिर ये एक अलग पॉइंट है। और फिर डायग्राम तो वहाँ ड्रॉ नहीं कर सकते क्योंकि उन्होंने डायग्राम का कहा ही नहीं। और एक पॉइंट या तो फिर आप एग्जाम्पल के रेफरेंस से बता दो। तो इस तरह से ये पॉइंट्स हैं। ठीक है। तो ये हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो इसे हम दोबारा से अभी नहीं लिख रहे फिलहाल। तो ये आप नोट से कॉपी पेस्ट कर सकते हो। तो ये देखो आप 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपका यहाँ पर इससे हो गया। इसी तरह से आप और सर्च करोगे तो आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। और अच्छा, ये वाला पार्ट देखना, ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को थोड़ा सा इन्होंने दिया है इस बार, इस वाले क्वेश्चन में। इसमें लिखा हुआ है शोज पार्टिकल्स ऑफ अ मटेरियल इन विच अ साउंड वेव इज ट्रैवलिंग। अब साउंड वेव है यानी लॉन्गिट्यूडनल हो गया। इसमें आपने सेंटर ऑफ कंप्रेशन मार्क करना है विद लेटर सी, सेंटर ऑफ रेयरफेक्शन मार्क करना है विद लेटर आर, वन वेवलेंथ मार्क करनी है विद डबल हेडेड या डबल एंडेड एरो। ठीक है। कंप्रेशन आपको याद होगा कि जब पार्टिकल्स एक दूसरे के क्लोज आते हैं, जैसे हमने यहाँ डिस्कस किया था, तो वो कंप्रेशन होता है, और जब पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं तो वो रेयरफेक्शन होता है। ये हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। अब इसमें जब पार्टिकल्स क्लोज क्लोज हैं तो आपको यहाँ भी दिख रहा है। ठीक है। तो जहां पार्टिकल्स क्लोज हैं उसके सेंटर में आप बस सी लिख दो, ये सेंटर ऑफ कंप्रेशन हो जाएगा। ये देखो। ठीक है, मतलब जहां पार्टिकल्स क्लोज है तो उनके जहां मिड पॉइंट आपको नजर आएगा वहां पर आप कंप्रेशन लिख दो। ठीक है। और उसके आप देखो राइट साइड पे, देखो लेफ्ट साइड पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है पार्टिकल्स। ठीक है। सेम आपने रेयर फ्रैक्शन के लिए करना है। यहाँ पर ये सेंटर ऑफ रेयर फ्रैक्शन हो गया, इस तरह से। ठीक है। अच्छा, अब इसमें पता है हो क्या रहा है, ये साउंड में, साउंड वेव्स जो होती है ना, अब वो एयर पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है। एयर पार्टिकल्स जो है वो कभी क्लोज, साउंड जब एनर्जी ट्रांसफर करेगी तो उसमें ये होगा कि पार्टिकल्स एक दूसरे से कोलाइड करेंगे। तो जब वो कोलाइड करेंगे, जैसे स्नोडर गेम की एग्जांपल ली थी,
तो जब व्हाइट बॉल किसी कलर बॉल को हिट करने आती है तो उनका डिस्टेंस कम होता है, वो क्लोज आती है। हिट करने के बाद फिर उनका डिस्टेंस फिर से बढ़ता है। ठीक है, यहाँ भी कुछ ऐसी ही हो रहा है। अब अगर आप इस पैटर्न को देखो, ये पैटर्न सिंपल है। आप स्टार्ट से अगर देखो तो यहाँ पर 1 2 3, लेट सपोज इन तीनों को आप अलग मार्क करो और इन तीनों को आप अलग मार्क करो। अब आप देखो ये इनके बीच में आ गया ये वाला पॉइंट। ठीक है, और अगर जो क्लोज वाले पॉइंट्स है ना, अगर आप उनको देखो, लेट सपोज आप ऐसे देखो। अब आप देखो ये 1 2 3 4, ये चार पॉइंट्स बीच में क्लोज हैं, और उसकी राइट पर एक है, उसकी लेफ्ट पर दूसरा है। ठीक है, तो जहां पर पॉइंट्स क्लोज हैं तो उनका सेंटर ये हो जाएगा। इसके राइट और लेफ्ट पर देखो पार्टिकल्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, और जहां पे पार्टिकल्स दूर हैं उनका सेंटर ये हो जाएगा। ठीक है, सी मीन्स सेंटर ऑफ कंप्रेशन यहाँ पर उन्होंने जो पूछा है, और आर मीन्स सेंटर ऑफ रेयरफेक्शन। ठीक है, यहाँ तो कोई कंफ्यूजन। तो जहां पार्टिकल्स दूर दूर है ना, उनकी आप डिस्ट्रीब्यूशन देखो और उसका मिड पॉइंट ढूंढो कि मिड एवरेज वैल्यू या मिड पॉइंट इनका कहाँ हो सकता है। जहां पे पार्टिकल क्लोज क्लोज है उनका भी मिड पॉइंट ढूंढो आप कहाँ पर होगा। ठीक है, कि मतलब लेफ्ट साइड से देखें तो वहां भी इक्वल पार्टिकल्स हों जो राइट साइड पर। सही, यहाँ तो कोई क्वेश्चन। अब जो वेवलेंथ फाइंड आउट करती है ना, अब वेवलेंथ जैसे आप करते हो कि क्रस्ट से क्रस्ट या ट्रफ से ट्रफ। ठीक है, ये वेवलेंथ की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी कि क्रस्ट से क्रस्ट या ट्रफ से ट्रफ जो है वो वेवलेंथ होते हैं। अब क्योंकि यहाँ पे क्रस्ट नहीं है, उसकी जगह पे कंप्रेशन रेयरफेक्शन है, तो कंप्रेशन से कंप्रेशन कंसेक्यूटिव या रेयरफेक्शन से रेयरफेक्शन कंसेक्यूटिव, आप किसी भी पार्ट को कंसिडर करके मार्क कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम कंप्रेशन कंप्रेशन को कंसिडर करें तो ये वेवलेंथ बन जाएगी, और अगर रेयरफेक्शन की बात करें तो ये बन जाएगी। दोनों में से आप किसी भी एक से बना सकते हो। ठीक है, यहाँ तक कोई क्वेश्चन आपको और। ओके, अच्छा अब यहाँ पर हम इसे स्टॉप करेंगे। ठीक है, क्योंकि इसके बाद इसमें बस अब लास्ट डाइफ्रैक्शन रह गया है, और डाइफ्रैक्शन जो है वो कंप्लीट करके कल, और बस फिर इसके हम जितने क्वेश्चंस मैक्सिमम होंगे वो प्रैक्टिस करेंगे, और ये आपके पास चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसके बाद इसमें बस एक लाइट चैप्टर लेंदी होगा, वो हम स्टार्ट करेंगे और उसे फिर कंप्लीट करेंगे। ठीक है, और नंबर ऑफ क्लासेस की भी मैं इसमें एडजस्टमेंट करता हूँ ताकि हम इसे जल्दी कंप्लीट कर लें। ठीक है।